वेलकम स्टूडेंट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 12th। 30 यूनिट का प्रदीप के हिसाब से यदि बात करें हम तो आज से सेकंड चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर यदि हम HBSC या CBSE दोनों में से किसी के हिसाब से भी चले तो उनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, और वैसे ही जो सेकंड वाला है इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन मान के चलते हैं, या तो साइक्लोट्रॉन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जो वाला टॉपिक है उसमें से एक हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या HBSC बोर्ड हो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है क्लास 12th यूनिट 3rd और चैप्टर 2 शुरू हो रहा है हमारा। और वैसे लेक्चर नंबर शायद यूनिट के हिसाब से 7 है हमारा। पहला टॉपिक क्या है? मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारा आज का टॉपिक। इसमें क्या करना है, इसमें हम एक चार्ज ये क्यों करवाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इससे आगे वाला जो टॉपिक है उसमें हम जो मोशन पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल का वो हम पढ़ने वाले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसमें पढ़ने वाले हैं? वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। तो उससे पहले हम देख लेते हैं यदि वो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि मूव करता है तो किस तरीके से मूव करेगा। हमने यहाँ पे कोई भी एक ओरिजिन मान लिया O, ठीक है, ये मेन एक्सिस जो हो गया हमारा, ये हमने कोई भी स्क्रीन लगा दी सामने पॉइंट A के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा रखी, ठीक है। ये हमने कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा रखी है यहाँ पे, जिसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। ये हमने क्या मान ली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इस तरीके से मान लेते हैं कि x, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास? x। अब हम क्या देखते हैं, यदि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल यदि O से चलना शुरू होता है तो वो डायरेक्ट A पे आके मीट होगा। कहाँ पे मीट होगा? वो A पे। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते तो हम क्या देखते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है ना वो थोड़ा थोड़ा किसकी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करवाई उस फील्ड में जाके जाना वो शुरू कर देता है। मतलब जिस डायरेक्शन में ऊपर की साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका जो मोशन है, जो उसकी डायरेक्शन है, वो जो हमने क्या बताया कि यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो वो सीधा A पॉइंट पे आता। अब जब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे प्रेजेंट तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की साइड, जो लेवल है हमारा, इससे ऊपर की साइड मूव करने लगे। किसके इफेक्ट के कारण? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण, ठीक है। ये हमें बताना है कि उसने मतलब यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो तो वो हमने कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मान लिया। लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल of charge Q having mass M and moving with velocity v। ये हमने कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मान लिया यहाँ पे। फिर हम क्या देखते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट देन particle strike
टू स्क्रीन एट पॉइंट ए। क्या देखते हैं कि जब यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उस टाइम पे जो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे स्ट्राइक करता है, ए पे। ये मैंने आपको बता दिया। व्हेन वी अप्लाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, then the particle start moving towards y-axis and in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ई की डायरेक्शन है उसमें वो मूव करना शुरू कर देता है। अब हम मानते क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स के बीच में रिलेशन पढ़ रखा है। इस चार्ज हमारे पास कितना है, क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है, ई। देन द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय, कितना होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये हमारे पास आ गया, हमने इसको कितना फर्स्ट मान लिया। ठीक है, ये तो जो फोर्स अप्लाई हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज के ऊपर, उसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या मानते हैं, किस एक्सेलरेशन के साथ वो ऊपर की साइड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ रखी है, द एक्सेलरेशन by which the charge particle moving upward is given by F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो F बाई एम आ गया हमारे पास। और क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ये हमने क्या मान ली, सेकेंड इक्वेशन। भाई F इज इक्वल टू क्यू ई, ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। E इज इक्वल टू F बाई क्यू होता है हमारे पास फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, F की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये आ गया। न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है। यहां से A की वैल्यू निकाली तो F बाई एम आ गया हमारे पास। A की वैल्यू निकालेंगे तो F की वैल्यू ऊपर वाली पुट कर दिया हमने, क्यू ई बाई एम। इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, सेकंड। अब हमने क्या बताया है कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, ऐसे पार्टिकल ट्रेवल कर रहा ऊपर की साइड। तो हमने ये इसकी विड्थ x बताई, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, x। if v is the velocity of particle moving in electric field E, that is through a distance x। भाई ये इसकी जो विड्थ है वो x है, मतलब यदि यहां से वो ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, x। किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो, v वेलोसिटी के साथ। यहां से यदि t की वैल्यू निकालें हम, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले तो v की बता देते चलो। v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
ये आ गया हमारे पास, v की t की भी वैल्यू आ गई, a की भी वैल्यू आ गई, और इनिशियली कहां पे, वो रेस्ट पे है, एयर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, दैट इज u इज इक्वल टू 0। अब कहोगे सर u इज इक्वल टू 0 लिखवाने का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि भाई अब जो इक्वेशन यूज करने वाले हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, ये हम यूज करने वाले, ठीक है। इसमें जो वैल्यू चाहिए थी वो हमें लिखी इसके अंदर। दोबारा देख लो एक बार क्या करना है कि भाई कोई भी एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मान लिया, उसका हमने मोशन फाइंड आउट करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उसके लिए हमने क्या किया, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल माना जिसका मास m है, चार्ज q है, वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहा है। v वेलोसिटी हमने यहीं पे यूज की, दोबारा लिख दी, कोई बात नहीं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो सीधा पार्टिकल जाएगा, ओ से शुरू होकर कहां पे टकराएगा, ए के ऊपर। यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो पार्टिकल क्या होगा, y पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। किसके कारण, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, उसके कारण वो ऊपर की साइड ट्रेवल करता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, x डिस्टेंस पे है, आगे नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, पहले तो f की वैल्यू निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये आगे। अब वो किस वेलोसिटी के साथ ऊपर की साइड जा रहा है, भाई ये ऊपर की साइड जाएगा, किसके कारण, इसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर की साइड चला गया। यदि इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड होती, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि वो नीचे की साइड अप्लाई करते तो इसके मोशन भी किस साइड होता, नीचे की साइड। अब यदि हम बात करें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाले, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू निकालेंगे तो F बाई एम, ठीक है। F की वैल्यू पहले थी हमारे पास इक्वेशन में, वो हमने पुट कर दी, ये रिजल्ट आ गया, इक्वेशन दोनों आ गए हमारे पास। अब हमने क्या मानना है कि वो पार्टिकल भाई x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x वेलोसिटी v के साथ। तो टाइम की वैल्यू निकालनी थी हमें, टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन v। इनिशियली वो रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, 0, ठीक है। आगे देखो, इसको भी रब कर देते हैं, ये हो गया। अब हम वैल्यू निकालते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट की, ऊपर की साइड y की डायरेक्शन में उतने किसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। लेट y बी द displacement in upward direction in time t। ये हमने मान लिया कि y डिस्प्लेसमेंट है टाइम t के अंदर ऊपर की डायरेक्शन में। तो हमें पता है वो इक्वेशन लिखी थी, अभी ये लिख रखी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये है हमारे पास। s की वैल्यू कितनी ले रखी भाई हमने, y। u की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू टी प्लस हाफ। a की वैल्यू कितनी निकाली थी, क्यू ई बाई एम। t की वैल्यू कितनी निकाली है, x बाई वी का स्क्वायर, ठीक है। आगे y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम, ये वैल्यू 0 होगी, इंटू एक्स स्क्वायर v। आगे यहां तक एक्स स्क्वायर को मैं एक साइड लिख रहा हूं, बाकी को उस साइड भेज रहा हूं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv अपॉन क्यू ई एक्स स्क्वायर, सॉरी ये y आएगा भाई, उस साइड गए तो y। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, और k इज इक्वल टू क्या है भाई हमारे पास, 2mv क्यू ई। इसको मैं क्या मान रहा हूं, एक कोई भी कांस्टेंट। ये कोई भी एक इक्वेशन देख लेना पहले डाली हुई थी या नहीं, 3 मान ली मैंने बेसिक। इक्वेशन 3 इज ए इक्वेशन ऑफ, रिजल्ट 3 लिख इक्वेशन, चलो ठीक। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, किसकी इक्वेशन है भाई, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है हमारे पास, मैथ में पढ़ा होगा अपनी 11th क्लास में आता है। पैराबोलिक इक्वेशन है ये हमारे पास। इससे हमें क्या पता चला, सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशन ऑफ
of charge particle is a straight line path, straight line path, and in the absence तो था, and in electric field the charge particle follow parabolic path. ठीक है, ये था हमारे पास, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं। शुरू में भाई हमने एक चार्ज पार्टिकल मान लिया, ऊपर की साइड मूव कर रहा है। बाद में क्या देखते हैं हम कि उसने एफ की वैल्यू निकाल ली, जो उसने एफ इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, क्यू ई। एक हमें पता है एफ इज इक्वल टू किसके होता है, एम में। यहां से ए की वैल्यू निकाली एफ बाई एम, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू ई। फिर हमने क्या माना, वो पार्टिकल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है टी टाइम के अंदर, तो और वेलोसिटी v के साथ, तो x t की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आई हमारे पास, x बाई v, और u की वैल्यू हमारे पास इनिशियली वो पार्टिकल किस में, रेस्ट में, तो u की वैल्यू कितनी होगी, 0। बाकी वैल्यू इस इक्वेशन में हमने पुट कर दी। y क्या हमारे पास कि ऊपर की साइड कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, उसकी वैल्यू थी। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। सेकंड हमारे पास सेम है, बस इतना फर्क होगा, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये फर्क है अगले टॉपिक में, देखो एक बार। तो ये हमारे पास सेकंड टॉपिक। देखो इसमें क्या सेम, शुरू में तो भाई वही चीजें कंसीडर करनी। देख लो एक बार डायग्राम, थोड़ा सा अलग है डायग्राम इसका। ये कोई भी एक वेलोसिटी v मान ली, इसका एक कंपोनेंट v1 इस साइड है, दूसरा कंपोनेंट क्या है v2 ऊपर की साइड। दो कंपोनेंट मान लिया हमने v1 और v2, इसको हम स्टेट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देखते हैं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, इस तरीके से किसकी वैल्यू दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड। इसको हटा देते हैं, v1। ठीक है, ये b लिख दिया हमने। थोड़ा डायग्राम में चेंज होगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद करते हैं हम, अभी नहीं। अब वही, let us consider a charged particle of charge q, charged particle of charge q and mass m moving with velocity v in uniform magnetic field by making an angle theta with between लिख लो, चलो between magnetic and electric field, between magnetic and electric field। ठीक है, सिंपल लिखवाया, अभी तक कुछ भी नहीं। we know that force experienced by a charged particle in magnetic field is given by
इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये होता है हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब दो कंपोनेंट है भाई हमारे पास, एक तो V1 है, V1 इस डायरेक्शन में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यदि V1 के लिए हम बात करें तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 0 फॉर V इज इक्वल टू V1, थीटा इज इक्वल टू कितना भाई हमारे पास 0 डिग्री। F की वैल्यू निकालेंगे तो Q V1 B साइन 0, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी 0। क्लियर। सेकंड, फॉर B इज इक्वल टू V2 थीटा इज इक्वल टू 90। अब ये देखो ऊपर की साइड जा रहा है, ये इस साइड में बिल्कुल राइट एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, क्यू वी टू आएगा भाई, क्यू वी टू बी, एफ की वैल्यू आ गई। अब भाई यहां से अब एक चीज है जिससे ये सारा टॉपिक अभी क्लियर होने वाला है। यदि वो चीज आपकी समझ में आ गई तो ये टॉपिक हो जाएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत करने वाला है। क्या है वो, एफ की वैल्यू क्या है, इसमें तो 0 होगी, ठीक है खत्म करो। यहां पे फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो है। F इज इक्वल टू एफ नॉट इक्वल टू 0, हमें पता है F इज इक्वल टू एम में होता है। यदि फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 नहीं है, क्योंकि मास की तो 0 हो नहीं सकती, तो किसकी वैल्यू भी नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हमारे पास नॉन जीरो है। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी नॉन जीरो है, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो ए की वैल्यू 0 होती, एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ भाई इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही, कोई भी एक चेंज हो सकता है। अब हम कहेंगे भाई मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रही, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की चेंज नहीं हो रही, वो इसलिए चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी की वैल्यू कम चेंज होगी जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होगी। यहां पे जो वर्क डन निकालेंगे W इज इक्वल टू एफ डी एस कोस थीटा, और कोस यहां पे एंगल निकालेंगे, मोशन पार्टिकल भी ऊपर की साइड जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, एंगल 0 डिग्री का, मतलब एफ डी एस कोस 0, वैल्यू क्या होगी हमारे पास फोर्स की 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। टोटल यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या आई है, कहने का मतलब ये वर्क डन की वैल्यू क्या आई 0। तो हम क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा, किस में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है डायरेक्शन में चेंज होना। और हम क्या कहेंगे वो चेंज किस लिए है, अब यहां से हमारा पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करेगा, इसलिए चेंजमेंट आए। पहले वाले से थोड़ा टिपिकल है टॉपिक, मान सकते, बस वो इतना ही, यदि ये समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं। दोबारा देख लो एक बार कि भाई यहां तक तो आप कर लोगे, वैल्यू नॉन जीरो आ गई। हम क्या कहेंगे कि यदि भाई हमारे पास फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो आई हमारे पास, तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या है नॉन जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है, ये फर्स्ट पॉइंट मान लिया, उसको इक्वेशन रहने देना कोई बात नहीं, ये इक्वेशन वैसे सेकंड है हमारे पास, इसमें बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू भी नॉन जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब क्या हुआ कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी क्या कहेंगे भाई, इसकी मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं हो रहा। मैग्नीट्यूड में कब चेंज होता, जब हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आती ऊपर की साइड, कुछ काम करते हम ऊपर जाने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती, तभी तो हम कहते हैं ना वर्क डन हुआ। और वर्क डन की वैल्यू हमने निकाल के देख ली, दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल 0 डिग्री। और ये वैल्यू क्या होगी, वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, मतलब खाली किस में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना शुरू कर देता है। किस में ट्रेवल करना शुरू कर देगा, सर्कुलर पाथ में। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी, यदि आपको ये क्लियर होगी तो समझ लो टॉपिक क्लियर है, बिल्कुल हाथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अब इसको लिख लेते एक बार।
इसको थोड़ा लिख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन 2 तक नोट कर लेना भाई, और ये भी साइड में करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। एक चीज का ध्यान रखना, वो मैं तीसरी बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि हमारे पास फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या है, नॉन जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी कहां पे चेंज होगी, या तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा या वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आएगा। हमें वर्क डन की वैल्यू जीरो मिलती है, मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। जो चेंजमेंट आया वो कहां पे आया है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंजमेंट आया, और डायरेक्शन के कारण हमारा जो पार्टिकल है वो किस पाथ में मूव करने लग जाता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। देखो अब आगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 we find that the value of force is non-zero, that is acceleration is also non-zero if acceleration is non-zero, that means velocity is वेलोसिटी चेंज। ठीक है, ये इक्वेशन 2 से मिला है। दिस चेंज मे बी इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ। शुरू में तो हम क्या मान के चलते हैं कि भाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड में हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। बट हियर वी फाउंड देयर इज नो वर्क डन, नो वर्क डन इन upward direction, so there is no change in magnitude of वेलोसिटी। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन this change will be in direction of the particle, and the particle start moving इन सर्कुलर पाथ। किस पाथ में मूव करना शुरू कर देता है भाई, वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा, सीधी सी बात है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा भाई, जो हमने इस पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, यदि वो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, इक्वल। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, यदि वेलोसिटी v2 है देन सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा हमारे पास, mv2 स्क्वायर बाई r होगा। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड
क्यू वी बी क्यू वी टू बी इज इक्वल टू एम, आ गया हमारे पास ये वी टू से एक तो कैंसिल हो गया ये, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से यदि वी टू की वैल्यू निकाले हम, वी टू इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, क्यू बी आर अपॉन एम। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, वी टू की वैल्यू आई है एक। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक भाई। हमें ये पता लग गया ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ में मूव किसके कारण करेगा वो, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंजमेंट आ रहा है, इसलिए सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारे पास, क्यू, ये वैल्यू पहले निकाली थी हमने फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों की वैल्यू को क्या रख दिया हमने इक्वल। वी टू की वैल्यू निकाल, देखो अब आगे हम फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ओमेगा इज इक्वल टू वी टू बाई आर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है। और वी टू की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आई थी वी टू की वैल्यू, तो नीचे लिख रखी थी इधर, क्यू क्या रिजल्ट था भाई हमारे पास, क्यू वी बी वी टू बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। इधर से वैल्यू नहीं निकाली थी अभी, ये दोनों कैंसिल, वी टू इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, ये था वैल्यू पुट करो इधर, क्यू बी आर अपॉन एम आर, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये बचे हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, रिजल्ट आ गया। यदि हम वैल्यू निकालें किसकी, फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या होती, ओमेगा बाई 2 पाई, तो क्या आ जाएगा, क्यू बी, ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 3 तक हो गया था, 4 क्यू बी बाई 2 पाई एम, ये आ गई 5th हमारे पास फ्रीक्वेंसी। यदि हम निकाले टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम पीरियड क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी और टी इज इक्वल टू 1 बाई न्यू, मीन्स 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये वैल्यू आ गई किसकी, टाइम पीरियड की। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है भाई कि जो इक्वेशन नंबर 5th और 6th है, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th वी फाइंड दैट the value does not depend upon velocity v2। कहने का मतलब ये है भाई, इन दोनों में कहीं में भी v नहीं आया ना, तो हम ही क्या कहेंगे, इन दोनों में से कोई भी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, कोई भी वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं कर रही, वेलोसिटी के ऊपर, v2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, मीन्स जो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब निकालेंगे, यहाँ पे देखो v2 भाई दूसरी तरह लिखे तो v साइन थीटा होगा हमारे पास, v1 किसके इक्वल होगा, v कोस थीटा। ठीक है, अब यदि इसमें हम निकालें क्या, यदि इसके अंदर हम डिस्टेंस
ट्रेवल्ड अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो किसके कारण होगी भाई? दैट इज ड्यू टू वेलोसिटी v1, ठीक है। और वो डिस्टेंस हमने क्या मान ली? d। तो भाई वेलोसिटी v1 क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू v1 इंटू टी। v1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? v cos थीटा इंटू टी। ये वो डिस्टेंस है वो जो ट्रेवल करेगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। इससे हमें क्या पता चला? द ऑब्जेक्ट इज अ पार्टिकल moves in circular path due to velocity v2 and moves in horizontal direction due to वेलोसिटी कंपोनेंट v1। और जो आगे सर्कुलर वो हेलिक्स फॉर्म में है भाई, हेलिक्स फॉर्म करता हुआ चलेगा आगे। ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है। एक बार जो लास्ट में है उसको दोबारा ध्यान से देख लेना, जो हमने लिखवाई है वैल्यू क्या, कि जब जहां से क्यू की वैल्यू नहीं निकाली थी हमने, क्यू वी बी v2b इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? वो mv2 स्क्वायर बाई आर। यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली? v2 की क्या वैल्यू आई थी? ये दोनों कैंसिल हो गए थे। v2 इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम आया था। इसकी वैल्यू निकाल के हमने इससे क्या निकाला था? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई v2 बाई आर। तो क्यू बी आर अपॉन एम आर, ये दोनों कैंसिल, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई थी। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू अपॉन एम, एंगुलर वेलोसिटी की आ गई थी। यहां से हमने फ्रीक्वेंसी निकाला, फ्रीक्वेंसी हो गई तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू यहां से पुट की क्यू बी अपॉन एम। टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली तो उल्टा हो गया था, ये 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू।